नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। कोलेस्ट्रॉल को हार्ट का सबसे बड़ा खतरा माना जाता है, लेकिन क्या कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली दवा की खुराक भी जानलेवा साबित हो सकती है? कम से कम जापान में तो ऐसा ही हुआ है। जापान में कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवा लेने से 2 लोगों की मौत हो गई और यही नहीं, 100 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं। ये कई अरसे से वाइट यीस्ट, रेड राइस जो यीस्ट है उसका सेवन कर रहे थे, मतलब उससे मिली हुई जो सप्लीमेंट्स हैं उनका सेवन कर रहे थे। और बेनी कोजी इसे कहा जाता है जापानीज में। इसे ही इन मौतों का और लोगों के बीमार होने का कारण माना जा रहा है। भारत में बेनी कोजी चावल क्या पाया जाता है और अगर पाया जाता है तो इसके क्या क्या रूप हैं, क्या क्या नाम है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। क्या भारत के लिए भी ये खतरे की घंटी है या सिर्फ जापान तक ही? क्योंकि जापान में इस मामले के उजागर होने के बाद चीन और ताइवान ने बेनी कोजी पर से जुड़े हुए जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन पर बैन लगा दिया है। तो भारत के लिए कितना बड़ा खतरा है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान हमारे साथ होंगे और कोलेस्ट्रॉल बढ़ता ही क्यों है, इसको बढ़ने ही दिया क्यों जाए, इसको कंट्रोल करने के जो दूसरे उपाय हैं, जो ज़्यादा सेफ उपाय हैं, उन पर भी करेंगे चर्चा खास मेहमानों के साथ। पहले ये रिपोर्ट। खराब जीवन शैली और बेतरतीब खान पान ने हार्ट डिजीज के खतरे को बढ़ा दिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हार्ट का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? जी हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने। बढ़ा हुआ बैड कोलेस्ट्रॉल यानी LDL। ये हार्ट से जुड़ी तमाम बीमारियों की एक बड़ी वजह है। जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होता है वो इसे कंट्रोल करने के लिए रेगुलर दवाएं भी लेते हैं, लेकिन जापान में इसे कंट्रोल करने वाली फार्मा कंपनी की दवा पर ही सवाल खड़े हो गए हैं। खबरों की माने तो कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली इस दवा के सेवन से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि सैकड़ों बीमार हो गए। इसके पीछे दवा में इस्तेमाल होने वाले सप्लीमेंट बेनी कोजी को जिम्मेदार माना जा रहा है। फिलहाल जापान में इस दवा की बिक्री पर रोक लग गई है। माना जा रहा है कि जिन 2 रोगियों की मौत जापान में हुई है, उनमें से एक की मौत संभवतः लंबे समय तक बेनी कोजी सप्लीमेंट इस्तेमाल करने से हुई। इससे किडनी खराब होने की आशंका जताई गई है। अब सवाल उठता है कि आखिर क्या है बेनी कोजी सप्लीमेंट? दरअसल भारत में इसे लाल चावल कहते हैं, जो पके हुए सोयाबीन, नमक और पानी के साथ मिलाया जाता है। माना जाता है कि इससे कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद मिलती है। अब कोलेस्ट्रॉल क्या है और क्यों अहम है, इसे भी समझते हैं। ये एक प्रकार का फैट होता है जो मोम जैसा होता है। ये लिवर में बनता है। दरअसल ये पाचन क्रिया के साथ कुछ जरूरी हार्मोन्स के बनने में मददगार होता है। लिपोप्रोटीन ब्लड के जरिए कोलेस्ट्रॉल को जरूरी अंगों तक पहुंचाता है, लेकिन जब बैड कोलेस्ट्रॉल ब्लड आर्टरीज में जमा हो जाता है तो हार्ट तक ब्लड की सप्लाई में बाधा पहुंचती है। इसे लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी LDL कहते हैं। यही LDL यानी बैड कोलेस्ट्रॉल हार्ट अटैक, स्ट्रोक की वजह बनता है। अब हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को समझते हैं। इसे गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। यह अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल को वापस लिवर में भेज देता है। ये भी जानना जरूरी है कि बॉडी में LDL और HDL का लेवल क्या होना चाहिए। हेल्दी व्यक्ति में LDL का स्तर 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। वही HDL के 40 से 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के लेवल को अच्छा माना जाता है। खतरे वाले LDL की बात करें तो मोटापा, हाइपरटेंशन, खराब खान पान, फिजिकल एक्टिविटी में कमी इसकी वजह मानी जाती है। वही तय मात्रा से अधिक नमक और चीनी का सेवन भी बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाता है। बढ़े हुए LDL के कुछ सामान्य लक्षणों की बात करें तो सांस फूलना, पैरों में सूजन की समस्या और बगैर काम की थकावट महसूस होना इसके लक्षण हैं। अगर इस तरह के लक्षण दिखते हैं तो तत्काल डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। ऐसे में बढ़े हुए बैड कोलेस्ट्रॉल को हल्के में ना ले, क्योंकि ये कब हार्ट पर भारी पड़ जाए कहा नहीं जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज की चर्चा के लिए। हमारे साथ डॉक्टर अरुण के चोपड़ा जुड़ रहे हैं, डायरेक्टर हैं कार्डियोलॉजी, फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर चोपड़ा आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं डॉक्टर वनीता अरोड़ा, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं, अपोलो हॉस्पिटल से। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अरोड़ा आपका भी हमारे शो पर। हमारे साथ हैं डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, जानी मानी फिजिशियन हैं देश की। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर माहेश्वरी आपका भी हमारे शो पर। डॉक्टर अरुण चोपड़ा सर, मैं आपसे चर्चा की शुरुआत कर रहा हूं और बड़ी चिंताजनक खबर ये जापान से आई है और इसके पीछे रेड यीस्ट राइस के इंग्रेडिएंट्स का हाथ बताया जा रहा है। ये जो डाइटरी सप्लीमेंट्स लिए गए हैं वहाँ पे,
बेनिकोजी जिसे कहा जा रहा है, क्या ये सिर्फ जापान तक सीमित मामला आप मानते हैं सर, या अब रेड ईस्ट राइस पर पूरी दुनिया में बहस होनी चाहिए, शोध होने चाहिए? दीपक जी, इसके बारे में देखिए, मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये इंडिया में अवेलेबल है कि नहीं। ये तो मेरे ख्याल में आप ज़्यादा बता पाएंगे कि इस तरह का प्रोडक्ट इंडिया में अवेलेबल है कि नहीं। मगर ऐसे और बहुत से प्रोडक्ट अवेलेबल हैं जो कि ऑनलाइन स्पेशली आजकल मिल जाते हैं। आगे मिलने में मुश्किल होती थी, मैंने बट एक आजकल आपने ऑनलाइन बहुत सही लोग हेल्थ सही चीज सप्लीमेंट्स का ऑर्डर जिक्र करते किया। रहते हैं। मैं जी जी सर, आपने सही चीज का जिक्र किया। एक्चुअली मैंने भी, हमारी टीम ने भी इसको ऑनलाइन सर्च करने की कोशिश की, तो रेड ईस्ट राइस कैप्सूल्स, रेड ईस्ट राइस के दूसरे जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे यहाँ ऑनलाइन उनकी अवेलेबिलिटी है सर। अब ये खतरनाक है नहीं है, इस पर तो कोई शोध नहीं है, या ये वो जो जापानीज़ कंपनी जिसने अपने सारे प्रोडक्ट रिकॉल किए हैं, जिसका नाम कोबायाशी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी बताया जा रहा है, ये उससे रिलेटेड है या नहीं है इसकी पुष्टि नहीं है, लेकिन हाँ, रेड ईस्ट राइस के प्रोडक्ट्स इंडिया में अवेलेबल हैं सर। ठीक है, तो फिर अगर ये बात है जी, तो ये ऑब्वियसली हार्मफुल चीज है। प्रॉब्लम ये है हमारे कंट्री में, जो आई थिंक ज्यादा बड़ा इशू है, कि हम हॉस्पिटल से दवाई लेने में परहेज करते हैं और ऑनलाइन सो कॉल्ड जो हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं उनको हम आमतौर पे जो हमारे लोग हैं वो ज़्यादा हेल्दी मान लेते हैं। स्पेशली अगर कोई हमारे जान पहचान का या कोई हमारा रिलेटिव वो दवाई ले ला हो, तो हम सोचते हैं कि वो ओपिनियन बहुत रिलायबल है। अनफॉर्चुनेटली जो एक क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, जो सालों साल पढ़ाई करके और लगातार अपना नॉलेज अपडेट कर रहे हैं, स्टडीज को देख रहे हैं, उसके बेसिस पे प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, हम कई बार उनकी एडवाइस को सच नहीं मानते और हम ऐसे लोगों की एडवाइस मान लेते हैं जो कि एक्चुअली इस प्रोफेशन में ही नहीं है। इसी कारण से ये आपको पता ही होगा, आप देख रहे होंगे बार बार न्यूज आती है कि जी बहुत सारी दवाइयों के साइड इफेक्ट हैं, बहुत सारी जो मेडिसिन की इंडिकेशंस हैं वो ज़्यादा ब्रॉड की जा रही हैं। इस तरह की न्यूज़ कई बार आती हैं, तो बस लोगों को लगता है कि जब भी दवाई एडवाइस की जा रही है वो मतलब अगर अवॉइड हो सके तो अच्छा है, और इसलिए लोग इस तरह के सप्लीमेंट्स ढूंढते फिरते हैं। एंड जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर कोई सप्लीमेंट प्रॉपरली स्टडी किए बिना रिलीज हो जाए तो किस तरह का वो हानिकारक इफेक्ट्स कॉज कर सकता है। सो ये स्टैटिन का सब्स्टिट्यूट माना जा रहा है। तो स्टैटिन हम यूज करने से पहले जी लाखों लोगों में स्टडीज करके फिर प्रिस्क्राइब करते हैं एज पर गाइडलाइंस। सो अगर हम वो फॉलो करें, वो ज्यादा हेल्दी चीज है, बजाय के इसके कि हम ऑनलाइन कोई भी सप्लीमेंट उठाएं और उसको लेना शुरू कर दें। सो आई थिंक अगर ये अवेलेबल है इंडिया में तो गवर्नमेंट को जरूर इनके ऊपर एक्शन लगाना चाहिए, इनकी सेल पे रोक लगानी चाहिए। ना सिर्फ इसकी सेल पे, पर बहुत सारे ऐसे हेल्थ सप्लीमेंट्स की सेल पे जिनके बारे में हमें मालूम ही नहीं है कि उनमें है क्या। ये आपने बड़ा बिल्कुल सही बात बोली। और डॉक्टर वनीता अरोड़ा, मैं आपके पास आ रहा हूँ। जैसा सर ने बताया कि हेल्थ सप्लीमेंट्स के साथ प्रॉब्लम ये है, देखिए भारत बहुत तेज़ी से न्यूट्रास्यूटिकल्स का मार्केट बन रहा है और इसमें कोई शक नहीं है कि भाई न्यूट्रास्यूटिकल्स फ़ायदे तो देते हैं। ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे न्यूट्रास्यूटिकल्स या हेल्थ सप्लीमेंट्स जो हैं वो ख़राब हैं, अच्छे भी हैं और इनके फ़ायदे लोगों को दिखे भी हैं। कई मरतबा तो हमने देखा है कि क्लिनिकल ट्रायल्स में इनके सही होने की और सेहतमंद होने की पुष्टियाँ हुई भी हैं। लेकिन इस तरह से जो रेड ईस्ट राइस है, इस पर अरसे से बहस हो रही है और जैसा सर ने कहा कि वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी से कि साहब ये जापान का एंशियंट एक मैजिकल ड्रग है और नेचुरल एक इंग्रेडिएंट है, तो साहब इसको ले लीजिए। तो इस तरह की जो प्रवृत्ति है उसे आप कितना खतरनाक मानती हैं डॉक्टर वनीता अरोड़ा? हाय दीपक, बहुत अच्छा आपने मुद्दा उठाया है। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है सब लोगों से, सब लिसनर्स से, गूगल बाबा को फॉलो मत करिए। गूगल बाबा ही है, डॉक्टर नहीं है। प्लीज़ ये हेल्थ सप्लीमेंट्स का जो आप कह रहे हैं कि वो बहुत अच्छे हैं एंड कुछ स्टडीज़, कौन सी स्टडीज़ हुई हैं हेल्थ सप्लीमेंट्स पे आज तक? द हेल्थ सप्लीमेंट्स दैट वी प्रिस्क्राइब एज डॉक्टर्स, उनके ऊपर स्टडीज़ हुई होती है। हम लोग कभी भी जो ऑनलाइन सप्लीमेंट्स है उनका ना तो प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, ना हम लोग उनको किसी को रेकमेंड करते हैं। जो ऑनलाइन जो सप्लीमेंट्स होते हैं
वो लोग खुद ही ढूंढ के गूगल बाबा पे जाते हैं, गूगल सर्च मारते हैं और सप्लीमेंट्स जिन्होंने ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करी होती है अपना, विदाउट नोइंग द कॉम्बिनेशन, विदाउट नोइंग व्हाट दे आर कंटेनिंग, विदाउट नोइंग द इंग्रेडिएंट्स, वो उस तरह से उन सप्लीमेंट्स को लेना शुरू कर देते हैं. प्लीज अंडरस्टैंड दैट द वे प्रोटीन्स विच आर गिवन इन द जिम, द प्री वर्कआउट्स दैट आर गिवन इन द जिम, वी हैव हैड पेशेंट्स कमिंग विद कॉम्प्लिकेशंस फॉर दैट. ये सारे जो हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं ये कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को, हमारे हार्ट को डैमेज कर रहे हैं. सो टॉकिंग ऑफ दीज थिंग्स कि वो जादुई ड्रग है, वो जापान में कब से चल रही है, आई मीन वेयर इज द एविडेंस? आपके पास एविडेंस अदरवाइज है तभी हम ये आज डिस्कस कर रहे हैं. अगर ये जादुई ऐसी संजीवनी बूटी होती जो हनुमान जी लेके आए थे तो हम लोग ये डिस्कशन नहीं कर रहे होते, राइट? So please, when you have to take a supplement, I would not say supplement, when you have to take the right drug for cholesterol control, you have to follow the prescription from a doctor. एक पढ़े लिखे डॉक्टर से, प्लीज कार्डियोलॉजिस्ट से, किसी से भी आप प्रिस्क्रिप्शन लिखवाइए. वो एटलीस्ट ज्ञान के बेसिस पे तो करेंगे ना, एविडेंस के बेसिस पे करेंगे. क्लिनिकल एविडेंस तो होगा ना उस ड्रग के बारे में, उसकी कॉम्पोजिशन पता होगी, उसके इफेक्ट्स एंड साइड इफेक्ट्स. हर एक ड्रग जो प्रिस्क्राइब्ड है, जो DCGA ने प्रिस्क्राइब करी हुई है, करी हुई है, उसके डूज एंड डोंट्स उसमें मेंशन होते हैं, उसके प्रोज एंड कॉन्स मेंशन होते हैं. लेकिन ये जो सप्लीमेंट्स, हेल्थ सप्लीमेंट्स आप ले रहे हैं, इनका कहाँ पे हमारे पास एविडेंस है कि ये किसी भी तरह से हमारे को हेल्प कर रहे हैं? अगर हम 10 लोगों की बात करें, 10 लोगों ने ये हेल्थ सप्लीमेंट्स लिए, 2 तो बोल ही देंगे मुझे तो और अच्छा लग रहा है जी, मेरा तो बेटर हो गया जी, मेरा तो कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में आ गया जी, और बाकी 8 जो साइड इफेक्ट्स के साथ पड़े हुए हैं वो एब्सोल्युटली. हमें दवाई खाने में क्या, वी हैव सच गुड ड्रग्स अवेलेबल फॉर द कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल. वी हैव ब्यूटीफुल ड्रग्स विच आर देयर. आई नो एवरी ड्रग, इवन अ पैरासिटामोल टैबलेट दैट वी टेक हैज अ साइड इफेक्ट. एब्सोल्युटली मैम. और ये बहस देखिए, ये स्टैटिन ड्रग्स वर्सेस जो उसके जो नेचुरल सप्लीमेंट्स जिन्हें कहा जाता है, डाइटरी सप्लीमेंट्स जिन्हें कहा जाता है, ये आज की बहस नहीं है साहब कि कोलेस्ट्रॉल घटाने के लिए आपको स्टैटिन दवाई लेनी है या उसका कोई नेचुरल सब्स्टिट्यूट लेना है. ये एक पुरानी बहस है और ये बहस अमेरिका तक गई और अमेरिका में FDA ने बड़ा क्लोजली इसको वॉच भी किया. वहाँ पर इसका सिर्फ बाद में उन्होंने बोला कि इसको हम बैन कर देंगे 2008-9 में, लेकिन एक लंबी लीगल बैटल चली और बाद में ये फिर इंश्योर किया गया कि आप इसके अंदर मैन्युफैक्चरर्स अगर सिर्फ सारे स्टेप उठा लें जिसमें मोनाकोलिन के जिसमें होता है, अगर उसको आप हटा देंगे, जो कंपाउंड है उसको आप हटा देंगे, तो आप ये रेड ईस्ट राइस बेच सकते हैं अमेरिका में, अदरवाइज नहीं बेच सकते. तो वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग अलाउड है, लेकिन सिर्फ इफ द मैन्युफैक्चरर टेक स्टेप टू रिमूव मोनाकोलिन के, ये वहां पर स्थिति है. तो ये बहस आज की नहीं है, ये पुरानी बहस है. लेकिन टेक अवेज क्या है डॉक्टर माहेश्वरी इंडिया के लिए? क्योंकि हम जैसा देख पा रहे हैं, ये प्रथम दृष्टया मैं कह रहा हूं, ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि रेड यीस्ट राइस के सप्लीमेंट्स हिंदुस्तान में मौजूद हैं. तो हमारे लिए क्या सीख मिलती है इससे? हमें आगे किस तरह से चलना चाहिए? देखिए दीपक जी, हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वहाँ मुझे लगता है कि कोई भी चीज आज की तारीख में ऐसा नहीं है जो ना मिले. कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी तरह से लोग उसको ले ही लेते हैं, पा लेते हैं. और हमें ये सोचना बहुत जरूरी है, देखिए, कि हम जो चीज खा रहे हैं उसके ऊपर कितनी स्टडीज हुई हैं, नहीं हुई हैं, और वो दवा कैसी है, क्या वो सच में ऐसी दवा है जो कि एक काफी सारे टेस्ट और बहुत सारी एहतियात के साथ, साइंटिफिक उसके साथ आई है, या कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिनका बस प्रचलन चल रहा है और लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं. क्योंकि जो प्रचलन चलती वाली दवाइयां हैं उनमें हमें डोज नहीं मालूम होती कि कितनी खानी है, किसको खानी है, किसको नहीं खानी है, ये भी जानकारी नहीं होती. जैसे अभी आप बेनीकोजी को ही लीजिए, तो 2014 में यूरोपियन यूनियन ने इसके ऊपर बहुत सारी पाबंदियां लगाई हैं और बहुत सारे इसके साथ पैमाने फिक्स किए गए हैं कि कितनी मात्रा में क्या चीज होनी चाहिए, क्योंकि इसमें सिट्रिनिन करके एक टॉक्सिक सब्सटेंस होता है जो कि गुर्दे के लिए बहुत बुरा होता है. तो पहले भी इसके ऊपर बहुत सारी जो है बहस छिड़ चुकी है, कई सारी जगह, कई देशों में इसके साथ साइड इफेक्ट्स देखे गए हैं. लेकिन दुख की बात यही होती है कि लोगों तक वो बातें नहीं पहुंच पाती है. जैसे आज आप इसके ऊपर एक प्रोग्राम कर रहे हैं तो लोगों को इसके बारे में जानकारी मिल रही है, लेकिन ज्यादातर लोग इसके बारे में नहीं जानते. और सुनी सुनाई, जैसे और डॉक्टर्स ने भी कहा, लोग एक दूसरे से
सुन करके इस तरह की दवाइयों का सेवन शुरू कर देते हैं। वहीं अगर अब आप देखें तो एड्स हैं वो इतने ज़्यादा लुभावने होते हैं, इस तरह से चीज़ को परोसा जाता है कि खाते ही बिल्कुल मैजिक होगा, एकदम से सब आपकी तकलीफ़ें दूर हो जाएँगी और लोग उसके झांसे में आ जाते हैं। तो सोच समझ के डॉक्टर से संपर्क करके ही हमें इस तरह की चीज़ों का सेवन करना चाहिए। खुद से हमें बिल्कुल भी इन चीज़ों को नहीं लेना चाहिए और दूसरी चीज़ इस चीज़ को भी समझना ज़रूरी है कि एक तरफ जहाँ ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल हमें नुकसान देता है, वहीं कम कोलेस्ट्रॉल भी हमारे लिए घातक है। तो ऐसा नहीं है कि आप कोई सी भी दवा जो है बस वो अंधाधुंध लेंगे या ये सोच कर लेंगे कि अभी तो कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है कि कल नहीं बढ़े या परसों नहीं बढ़े तो हम अभी से ये दवाइयाँ खानी शुरू करें। ये तरीका भी जो है ये भी बहुत घातक है और बहुत नुकसानदायक है। तो सोच समझ के हमें एक डॉक्टर से सलाह लेकर के इस तरह की दवाइयाँ लेना चाहिए। हमें बिल्कुल भी अपने मन से इन दवाइयों को नहीं शुरू करना चाहिए, ये Absolutely. बहुत ज़रूरी एब्सोल्युटली। और मुझे लगता है कि 3 देशों में बैन, नंबर 1 जापान, नंबर 2 चाइना और ताइवान। चाइना इसलिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि बेसिकली ये जो टाइप ऑफ यीस्ट है ना, जिसको मोनास्कस परप्यूरियस बोलते हैं, ये बेसिकली ये ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन ही रही है जो कहा जाता है कि ये हार्ट हेल्थ को प्रमोट करती है। और इसी के बाकी जो डेरिवेटिव्स हैं वो अलग अलग रूप में हमारे सामने आए। और अब अगर इन 3 देशों में बैन लग रहा है तो मुझे लगता है इस पर हिंदुस्तान में ज़रूर एक स्टडी होनी चाहिए। और जैसा मैं देख पा रहा हूँ, प्रथम दृष्टया मैं बार बार कह रहा हूँ कि ऐसा लगता है कि ये अवेलेबल है FSSAI को और भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय को इसमें तुरंत एक्शन लेते हुए दूध का दूध पानी का पानी करना चाहिए। अगर कोई FSSAI अप्रूव्ड या हेल्थ डिपार्टमेंट से अप्रूव्ड ये ड्रग्स या सप्लीमेंट्स हैं और ये सेफ प्रतीत होते हैं, अगर सरकार को लगता है सेफ है तो कोई दिक्कत नहीं है, इनका प्रचार प्रसार हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको एक हिंट मिल रही है, इस तरह के केसेस आए हैं, तो एक चेक कराने में कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। आखिरकार ये ह्यूमन हेल्थ का इशू है और यहाँ तो लोगों की मौत जुड़ी है इस तरह के डाइटरी सप्लीमेंट्स लेने से जापान में। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूँ। ब्रेक के उस पार थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल पर फोकस करेंगे कि ये दवाइयाँ, ये सप्लीमेंट्स लेने की आवश्यकता ही क्यों साहब, अगर आप कोलेस्ट्रॉल को मैनेज कर सकते हैं। इस पर चर्चा एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो कोलेस्ट्रॉल घटाने की एक दवा जिसे रेड यीस्ट राइस या बेनिकोजी जापान में कहा जाता है, इसके सेवन से एक पर्टिकुलर कोबायाशी फार्मास्यूटिकल कंपनी के प्रोडक्ट के सेवन के बाद कुछ डेथ रिपोर्ट की गई हैं जिनको रिलेट किया गया है इस सप्लीमेंट्स के साथ। और इसलिए पूरी दुनिया में बहस हो रही है कि क्या रेड यीस्ट राइस या बेनिकोजी कोलेस्ट्रॉल घटाने की दवा क्या सेफ है या नहीं। डॉक्टर अरुण चोपड़ा सर, अब देखिए इस पर तो अब आगे हिंदुस्तान में स्थिति आगे क्लियर हो पाएगी, लेकिन इन जनरल मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ सर, हमारी कुछ लोगों से बातचीत भी हो रही थी आज जब हम ये रिपोर्ट तैयार कर रहे थे, तो लोगों का कहना था कि हल्का फुल्का भी अगर लिपिड प्रोफाइल ख़राब आता है तो डॉक्टर्स अक्सर स्टैटिन वगैरह प्रिस्क्राइब कर देते हैं किसी भी जेनरिक या किसी ब्रांडेड की। और जब उनसे पूछा जाता है कि क्या वाकई में कोलेस्ट्रॉल घटाने की दवा खाने की आवश्यकता है, तो कहते हैं कि एक उम्र के बाद आपको लेना चाहिए और अब आपको लगातार ये लेनी है। क्या ऐसा होता है सर? क्या वाकई में लिपिड प्रोफाइल गड़बड़ है तो ये लेनी ज़रूरी हो जाती है सर? हाँ जी, देखिए ऐसा है, हमारे जो रिस्क फैक्टर्स हैं मेजर हार्ट डिजीज के, उनमें हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। बाकी रिस्क फैक्टर्स तो आपको मालूम ही है, शुगर, बीपी वगैरह, बट हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर मरीज जो आता है उसको हम स्टैटिन प्रिस्क्राइब कर देते हैं। इसके लिए एक पर्टिकुलर स्कोर्स बने हुए हैं, ये रिस्क स्कोर होते हैं, उनको हम फॉलो करते हैं। जैसे कि अगर पेशेंट की उम्र 40 साल से ऊपर है और उसको शुगर की बीमारी है तो उसको स्टैटिन देनी चाहिए। जिसको हार्ट डिजीज ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, उसको हार्ट अटैक हो चुका है या स्ट्रोक हो चुका है, उनको स्टैटिन देना चाहिए। जिनकी उम्र 40 साल से ऊपर है और उनका कोलेस्ट्रॉल एक पर्टिकुलर लेवल से ऊपर है जिसके कारण के उनका जो रिस्क स्कोर है वो हाई रिस्क कैटेगरी में आता है, उसको कोलेस्ट्रॉल की दवाई देनी चाहिए। सो ऐसे करके हमारे पास क्लियर कट ऑफ्स हैं। जैसे हम कहते हैं ना जी, ब्लड प्रेशर 140/90 से ऊपर है, लगातार ऊपर रह रहा है,
तो इसकी दवाई देनी है। ऐसा नहीं है कि अगर आमतौर पे ब्लड प्रेशर ठीक है, एक बार हाई हुआ तो हम दवाई दे देंगे। सो हम फॉलो करके देखते हैं। सिमिलरली कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स को हम इन टोटलिटी देखते हैं। ऑलराइट। उनके बाकी रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, उनको शुगर है कि नहीं, बीपी है कि नहीं, उनकी एज कितनी है, उनको फैमिली हिस्ट्री है कि नहीं, उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या है, Alright. और इन सब चीजों को यूज करके हम एक रिस्क लेवल पे पहुंचते हैं। थैंक यू और सर। वो अगर रिस्क लेवल हाई वेरी रिस्क है, इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन सर, मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन आपने दिया। डॉक्टर वनीता अरोड़ा, एक और बात जो इसके बारे में कही जाती है कि साहब एक बार आपने स्टैटिन या कोलेस्ट्रॉल घटाने की दवा अगर शुरू कर दी तो फिर इसको बंद नहीं करना है साहब, ऐसा होता है मैम क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। दिस इज़ अ मिथ। एक बार ही कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन हम अगर शुरू करते हैं, वी हैव टू डिक्रीज इट ग्रेजुअली। अगर एक लेवल से कम कोलेस्ट्रॉल आ जाता है, जैसे हम मान के चलते हैं कि जो टोटल कोलेस्ट्रॉल है वो 150 के करीब आ जाना चाहिए। एलडीएल लेवल पे जाते हैं आजकल हम लोग। एलडीएल लेवल, अगर आपको कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ नहीं है तो आपका एलडीएल लेवल 100 से कम होना चाहिए। अगर कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ है, आपकी बाईपास सर्जरी या एंजियोप्लास्टी हुई है, तो एलडीएल लेवल द लोअर द बेटर। जितना भी लो कर सके हम इस बैड कोलेस्ट्रॉल को करना चाहिए। 50 की वैल्यू इज ऑल्सो एक्सेप्टेड। एंड एचडीएल लेवल, गुड कोलेस्ट्रॉल जो हमारी एक्सरसाइज से, रेगुलर वॉक से बढ़ता है, एचडीएल लेवल एज पॉसिबल होना चाहिए। अगर हमारे पास ये आती है तो हम कोलेस्ट्रॉल की मेडिकेशन बंद कर देते हैं। वी वेट एंड वॉच फॉर द पेशेंट, बिकॉज उतनी देर में वो डाइटरी जो है अपने चेंजेस कर लेते हैं। एंड वी सी रिपीट द लिपिड प्रोफाइल एट 3 months एंड सी व्हाट इज द ट्रेंड। Yes. If the cholesterol is controlled without any medication for 3 months, then we do not restart the medication. We keep it off. This is again But very अगर वो important चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी मैम ने बताई। तो जो लोग सोचते हैं कि साहब एक बार दवा शुरू हो गई दोबारा बंद नहीं कर सकते, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। डॉक्टर स्वाति, क्विकली मैम, जाते जाते क्या वाकई में स्टैटिन या कोलेस्ट्रॉल की दवा कम करने की जो दवाएं होती हैं उनका लॉन्ग टर्म किडनी के ऊपर कोई इम्पैक्ट होता है क्या? देखिए, ऐसा कुछ खास साइड इफेक्ट स्टैटिन्स का नहीं देखा गया। अगर हम देखें, शुरुआत के दिनों में कुछ लोगों को मसल वीकनेस होती है, नौजिया वगैरह इस तरह की दिक्कतें होती है। वो भी समय के साथ जैसे जैसे आप स्टैटिन्स लेते जाते हैं वो भी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। एक वर्ग होता है जिसमें हम काफ़ी सीवियर रेब्डोमायोलिसिस देख सकते हैं, लेकिन उसके अलावा ज़्यादातर स्टैटिन्स को सेफ माना गया है। लेकिन खास तौर से देखिए, ऐसा वर्ग है जिन्हें फैटी लिवर है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, पेट पर चर्बी है खास तौर से, या जिनको क्रॉनिक किडनी डिजीज है, इन लोगों को अपने कोलेस्ट्रॉल के बारे में काफी सजग रहने की जरूरत है और ये ध्यान देने की जरूरत है कि उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल कैसा है। और वहीं जिनको थायराइड की परेशानी होती है उनको कई बार हमें कोलेस्ट्रॉल की दवा देने की जरूरत नहीं होती है। जब हम थायराइड को कंट्रोल करते हैं तो कोलेस्ट्रॉल अपने आप जो है ज्यादातर ऐसे लोगों में ठीक हो जाता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि हाँ, अगेन मैम मुझे लगता है कि ये जो सेकंड पार्ट था हमारा कोलेस्ट्रॉल से जुड़ी हुई जानकारी का, आप तीनों ने बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दी। मुझे लगता है अगर सेकंड पार्ट वाली इंफॉर्मेशन आपने अपने जीवन में गांठ बांधकर उतार ली तो जो फर्स्ट पार्ट था ना कि साहब ये डाइटरी सप्लीमेंट्स कितने सही हैं नहीं हैं, उन पे रिसर्च होनी चाहिए नहीं हो, ये आपके किसी काम की नहीं है। फिर आप हेल्दी रहिए, खुश रहिए, आपको इस तरह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं की। लेकिन हाँ, अगर आप भी गूगल करते हैं, गूगल बाबा के पास जाते हैं, सुनी सुनी बातों पे विश्वास करते हैं, हाथ जोड़कर विनती है प्लीज़ ऐसा ना करें, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। थैंक यू सो मच। और इस पूरी चर्चा के बाद हम भारत सरकार पर ये छोड़ते हैं कि ये पूरा रेड ईस्ट राइस से जुड़ा हुआ जो पूरा का पूरा कंट्रोवर्सी है, इसकी पूरी थॉरो स्टडी करके देश के सामने दूध का दूध पानी का पानी करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। डॉक्टर महेश्वरी, थैंक यू सो मच मैम। डॉक्टर वनीता चोपड़ा, थैंक यू सो मच मैम। डॉक्टर अरुण के चोपड़ा सर, आपका भी शुक्रिया सर। आपकी खबर आपका फायदा में, इतना ही इजाजत दीजिए, नमस्कार।